नमस्कार। बात विवाद के लिए मैं कौशिक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल शुरू हो चुका है, तो आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के खेमे में हैं और यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं जिनसे हम लोग आज बात करेंगे कि बिहार की जनता के लिए इस बार कांग्रेस के पास क्या एजेंडा है। तो चलिए बात करते हैं। परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप पूर्व विधायक हैं। क्या लेकर के आप लोग आ रहे हैं जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए? देखिए, अब कांग्रेस के इतिहास में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो किया, नेहरू से लेकर इंदिरा जी से राजीव गांधी तक, आज उनकी देन है कि ये भारत का विकास नज़र आ रहा है। और आज के परिस्थिति में जो मोदी जी ने वादा किया जनता से, 15 लाख रुपया का वादा किया, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए कहा, गरीबों के लिए किया, किसी भी क्षेत्र में वो कामयाब नहीं है। सिर्फ अपनी कमजोरी छिपाने के लिए आज के परिस्थिति में कोरोना आया, इस देश में महामारी फैला हुआ है। जब इसका प्रश्न आता है तो चीन की बात करते हैं, जब चीन का प्रश्न आता है तो कोरोना की बात करते हैं। आज के परिस्थिति में मोदी से जनता उब चुकी है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने पहले भी भारत की एकता अखंडता के लिए जान भी दिया। राजीव गांधी की हत्या हुई, इंदिरा जी के, आज भी कांग्रेस उतरिया भारत की एकता और अखंडता के रक्षा के लिए। कांग्रेस के सिवा कोई नहीं कर सकता। और आज भी गरीबी की रेखा से ऊपर इंदिरावास, महात्मा गांधी योजना, जो भी दिया से कांग्रेस ने दिया। मेरे पास एजेंडा है, एजेंडा की कमी कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस को अपने फील्ड में जाकर एजेंडा को है, इसके पास लड़ने की क्षमता है कि आज़ादी के बाद मैंने किया, लेकिन चंद दिनों के जो बैठे हुए हैं उनके पास कोई खास एजेंडा नहीं है। मैं फिर आपके पास लौट करके आता हूँ। जी, क्या लग रहा है, महागठबंधन के साथ आप लोग जा रहे हैं? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है मतलब कुछ ठोस? नहीं, गठबंधन तो ठोस है। इसमें कहीं दो मत नहीं कि गठबंधन नहीं होगा। और गठबंधन के साथ ही हर दल जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस भी गठबंधन के साथ, अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस जो है, अभी आपने पूछा कि क्या मुद्दा होगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा में घोर जो अभाव हुआ है, शिक्षा को जिस तरह से बर्बाद किए हैं इन लोगों ने, उसका वो मुद्दा है। यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं लगे। आज तक हमने बिहार को संपन्न बनाने की जो भी योजनाएं चलाई, उद्योग धंधे के भी जो भी जाल बिछाए, वो इन तमाम सारे दिनों में बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस हमेशा गरीब गुर्जों के साथ, बेरोजगारों के साथ, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने का जो काम कांग्रेस ने किया है, उसी के बल पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जी, आपसे मैं सवाल करता हूँ, पार्टी जो है वो महागठबंधन के साथ आ रही है कि कोई नई रणनीति अपना रही है? सवाल इसलिए कि पिछले दिन एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर के कन्हैया जी के यात्रा में कांग्रेस ने समर्थन किया और महागठबंधन के जो तपस्वी यादव हैं वो साथ में नहीं आए। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि इसमें कहीं संशय नहीं है कि महागठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगा। बिहार में कांग्रेस, राजद, जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और आपको ये हमारे जितने भी महागठबंधन के हमारे साथी हैं, सब लोग निश्चित ही गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रही बात आप ये कह रहे हैं कि एनआरसी या कन्हैया कुमार की जो लेकर के, तो कन्हैया कुमार कोई अपना व्यक्तिगत मुद्दा लेकर नहीं आए थे। कन्हैया कुमार जो देश में हालात उपजा था, देश का मुद्दा था, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक कोई भी चीज़ थोप दिया जाता है, उसी के खिलाफ में कन्हैया कुमार थे। उसी के पक्ष में हम लोग कांग्रेस ने समर्थन दिया था। उसी में हमारे शकील खां भी आए थे, हमारे कांग्रेस के पार्टी ने समर्थन दिया था। और जहाँ तक तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी भी सब सहयोग साथ में थे। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सब साथ में थे। तेजस्वी जी तो साथ में नहीं, तेजस्वी जी साथ में नहीं थे, लेकिन पूरे बिहार के जितने भी जिला हैं वहाँ पर आप देख लीजिए, राजद के लोग साथ में थे। अच्छा, महिलाओं के लिए कांग्रेस के पास क्या एजेंडा है? महिलाएं, बिहार की महिलाएं
कांग्रेस को क्यों समर्थन दें? बिहार कांग्रेस को के क्यों मजबूत करें? बिहार की महिलाओं के लिए कांग्रेस के पास एजेंडा है उनकी सुरक्षा, उनकी सम्मान, उनकी गरिमा की रक्षा करना। आप आज से 30 साल पहले जाइए, बिहार की महिलाओं की हालत देखिए। स्वतंत्रता से लेकर आज तक आज इतनी ढोल पीटा जाता है कि बहुत ईमानदार, बहुत दृढ़ पुरुष नीतीश जी सरकार में, इनके नाक के नीचे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का कांड हुआ था ना, कौन नहीं जानता था। उसको इस तरह दबा दिया गया कि यदि उसकी जांच होती ना तो सब पर्दाफाश हो जाता। ऐसी स्थिति कांग्रेस के समय में महिलाओं के साथ नहीं होती। हमको विश्वास है, हमें ही नहीं, हमारी तरह सारी महिलाओं को विश्वास है कि कांग्रेस के समय जब आएगा तो बिहार में आएगा तो इस तरह की स्थिति महिलाओं के साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, क्या कितनी सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस? लगातार प्रश्न आपका आ रहा है गठबंधन को लेकर के। देखिए, हम लोग जिला स्तर पर काम करते हैं। गठबंधन होगा, गठबंधन नहीं होगा, हम किसके साथ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये सारे विषय जो हैं इसके नीति नियामक हमारी प्रदेश कमेटी है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है। हम अपने जिले के चारों सीट पर मजबूती से तैयार हैं। गठबंधन का सहयोगी चुनाव लड़ेगा, उसके सहयोग के लिए भी, और अगर हमें स्वयं अपने सिंबल के, अपने झंडे के नीचे चुनाव लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी। हम पूरे बिहार की रणनीति पर बात करेंगे राहुल जी। अभी हम चलते हैं विधायक जी के पास। मैं एक सवाल आपसे करूंगा। अभी बिहार में थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। यशवंत सिन्हा जी ने बैठक भी किया था। उसके आने के बाद क्या कुछ हो सकता है? देखिए, उसका कोई असर बिहार में नहीं होगा। असर होगा यदि कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही है तो गठबंधन वर्सेस बीजेपी, गठबंधन। तीसरे का वोट मिलने वाला नहीं है। गठबंधन हुआ तो एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन की ही लड़ाई होगी। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जी जी हैं, क्या है आपकी पार्टी के पास, क्या एजेंडा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए? अभी तक कांग्रेस ने जो SC/ST के लिए खासतौर से अपने शासनकाल में व्यवस्था बनाया, उस पूरे व्यवस्था को जो अभी सरकार चल रही, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, निश्चित तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के सारे सुविधाओं को कहीं कूड़ेदान में फेंक दिए। जो व्यवस्था पहले थी, जैसे क्या पैसा मिलता था, छात्रवृत्ति, उसमें अवधि विस्तार था। जब तक लड़के पढ़ते थे कॉलेज में, कॉलेज यदि सही ढंग से सही समय पे परीक्षा नहीं लिया, लेट लतीफ़ हो गया, तो उसका भी मुहैया कराता था कांग्रेस। लेकिन आज के डेट में विद्यार्थियों के लिए खासतौर से SC/ST के ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अच्छा, पांचवें फ्रंट की भी बात हो रही है। यहाँ तो बिहार में जो है बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार। देखिए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमारी है। बहुत सारे दलों को चुनाव लड़ने में कहीं कोई रोक संकोच नहीं है, तो जिसको इच्छा होगी वो आकर के लड़ेगा। कुल मिला करके, जैसा अभी हमारे पूर्व विधायक अभिभावक श्रीकांत पाठक जी ने बताया है कि चुनाव दो धुरी पर होगा। जो वर्तमान में सत्ता में हाकिम बैठे हुए हैं, उन हाकिमों के खिलाफ और जनता की आवाज, लड़ाई यही है। चुनाव का पूरा खाका खींचा जाएगा हाकिमों के खिलाफ जनता की मजबूरियों के साथ, और जनता की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में जो भी गठबंधन तैयार होगा। हम राष्ट्रीय दल है। अभी आपका एक प्रश्न आया था कि हमारी क्या कमजोरी है। हमारी सबसे बड़ी मजबूती ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल से लेकर के आज तक कभी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष, भाषा विशेष की राजनीति नहीं की। उसने भारत के संविधान की आत्मा को पहचाना है और उसने माना कि हम भारत के लोग, उसने भारत के लोगों की राजनीति की। और जब छोटे छोटे जिस 5वें फ्रंट, 7वें फ्रंट, 9वें फ्रंट की आप बात कर रहे हैं, कोई भाषा के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई
क्षेत्र के नाम पर तैयार होते गए और उनके साथ उनके लुभावने लोभ में कुछ लोग फंस करके उधर जाते गए और कांग्रेस कमजोर होती गई। और ये हमारे सबसे बड़ी मजबूती आज इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान को जिस बात की आवश्यकता है, शांति और खुशहाल जीवन की, उनको पता है कि ये सारी सुविधाएं, ये सारा माहौल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही तैयार कर सकती है। और आज लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस के एजेंडा की बात कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण, लोगों को इसी बिहार की मिट्टी पर रोजगार उपलब्ध कराना। बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हट करके गया। जो उद्योग का क्षेत्र था, जो इंडस्ट्रियलाइज शहरें थे, वो बिहार से अलग हट गया, झारखंड के इलाके में चला गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र कृषि के लिए। और इस सरकार ने दो बार बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी के भीतर एग्रीकल्चर को शामिल किया और 2011 में, 2016 में, और दोनों पॉलिसी उसकी फेल की। उसने फूड प्रोसेसिंग के नाम पर नंगा नाच किया है बिहार में। उसने कमीशन बांटने के नाम पर, सब्सिडी देने के नाम पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को खड़ा कर दिया। और आज वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जो एंटरप्रेन्योर थे, जिन लोगों ने उनको खड़ा किया है, वो आज इस हालात में आ गए हैं कि उनको अपना घर बेच करके उसका ऋण चुकाना पड़ रहा है। तो इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार लॉकडाउन है। कौशिक भाई, मैं आपको सही बता रहा हूं कि बिहार 1989 के बाद से लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है और इसको खोलना पड़ेगा, आगे बढ़कर के खोलना पड़ेगा। इतनी बड़ी उपजाऊ धरती हमारी है, विभिन्न प्रकार के फ्लोरा फाउना हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हम उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम एग्रीकल्चर में एक ऐसी क्रांति पैदा करेंगे कि पूरा का पूरा बिहार सिर्फ एग्रीकल्चर, उस किसानी के क्षेत्र को लेकर के बहुत आगे बढ़ सकता है। समृद्धि का भंडार आ सकता है हमारे पास। हम उस समृद्धि की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। हो क्या रहा है इस बिहार में? अब तक 1989 के बाद, मतलब मंडल राजनीति जब शुरू हुआ, उसके बाद से कांग्रेस का यहाँ पर स्थिति नाजुक होने लगा बिहार में, है? उसके बाद से लेकर के आज तक जो भी बिहार की कमियां हैं, उनको पाटने का कोशिश कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? अपने पक्ष को मजबूत करने का कोशिश क्यों नहीं किया? आपके प्रश्न में आपका जवाब है। आपने कहा कि मंडल काल के बाद, और मैंने यही कहा था कि हमारी सबसे बड़ी मजबूती, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मंडल आयोग के आंदोलन और उसके साथ साथ में इस मंदिर को लेकर के झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, जबकि उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात ही उस पर कोई काम होना था। भारतीय जनता पार्टी ने दो धुरी बनाई धर्म के नाम पर और कुछ लोगों ने दो धुरी बनाई जातियों के नाम पर। अगड़े और पिछड़े का मसला खड़ा किया, हिंदू और मुस्लिम का मसला खड़ा किया, पूरा का पूरा बिहार बट गया। सरकार नहीं रही हमारी 1989 के बाद। आप बिहार को बताइए कि बिहार को क्या मिला? निश्चित तौर पे सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। चुनाव के आखिरी समय में जातीय ध्रुवीकरण बनता है और उसी पर राजनीति होती है। अगर ऐसा कुछ होता है नेताजी, तब क्या होगा? क्या होगा? यहाँ के लोग जब तक इस जातीय संकीर्णता से, धार्मिक संकीर्णता से उभरेंगे नहीं और इससे उभर कर देश राज्य की खुशहाली के लिए अपना मत का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ये देश उसी स्थिति में रहेगा। यहाँ दिन रात बैंक लूटे जाएंगे, औरतों का आसमत लूटा जाएगा, यहाँ पर गुंडों और बदमाशों का साम्राज्य खड़ा होगा और कहा जाएगा ये सुशासन है। जबकि निश्चित तौर पर आज सुशासन नहीं, कुशासन चल रहा है। पूरे प्रशासनिक महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज राहुल गांधी की बात हम करते हैं। राहुल गांधी ने जो जो प्रश्न उठाए, आज मोदी जी ने उसको माना, देर सवेर माना, लेकिन पहले उसे पप्पू का लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते इस पप्पू में कितना धैर्य है जो ये अकेले लड़ रहा है जिनकी पूरी सल्तनत के खिलाफ। ये विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम है सपोर्ट द गवर्नमेंट, अपोज द गवर्नमेंट एंड प्रपोज द गवर्नमेंट। जो बात सरकार को समझ में नहीं आती है उसको हमको बताना पड़ता है। सरकार जो अच्छा करती है उसका हम समर्थन करते हैं और सरकार का वो गलत करती है उसका हम विरोध करते हैं। राहुल गांधी सही रूप में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार को देश के लिए चिता रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको ऐसे चलना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है सवाल करनी भी चाहिए, लेकिन सवाल सरकार से हम कर रहे हैं, विपक्ष ने क्या किया जनता के लिए, ये तो सवाल है
कि विपक्ष ने उन मजदूरों के लिए, उन प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया। देखिए, मैंने पार्टी ने बराबर चिताया। नवंबर महीने में ही राहुल गांधी ने कहा कि चीन में कोरोना आ गया है, भारत सरकार सतर्क रहे। अब इससे बड़ा चीज़ कांग्रेस क्या कर सकती है? उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सवाल रह गया कि कांग्रेस ने कभी आडंबर पर ध्यान दिया? कांग्रेस ने उचित समय में सतर्क किया, हमेशा सतर्क किया है। आपको उदाहरण में कहते हैं, आज कहते हैं, विदेशी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था इंदिरा को? दुर्गा के अवतार है। क्यों? पाकिस्तान को 2 भागों में उन्होंने कर दिया, बांग्लादेश बना दिया और एक तरफ पाकिस्तान। मोदी ने क्या किया? कोई भी इशू पर मोदी बोले कोरोना में भी सक्सेसफुल नहीं, जहाँ जहाँ सरकार हमारी है मदद किया, ट्रेन का भाड़ा तक दिया, सारे चीज़ को मैंने किया, हमने भी किया। हम लोगों के जिला अध्यक्ष ने जो क्षमता थी, इसी जिले के अंदर में 8 लाख रुपये का सामान जिला पदाधिकारी को हैंड ओवर किया जिला अध्यक्ष में। अभी कोई वर्क नहीं है मोदी के पास। नेपाल का वही हाल, पाकिस्तान का वही, चीन का आधा, कोरोना वही है। मदारी का रूप उन्होंने धारण कर लिया है कि बस 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 जनता समझती है कि मेरे लिए भगवान है। लेकिन मोदी अमित शाह का समय आ गया है। अच्छा, चलिए, मोदी और अमित शाह का समय आ गया है। युवाओं के लिए, युवाओं से बात। युवाओं के लिए तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और उसका कैसे तरक्की हो, कैसे विकास हो, उसके लिए तो हमेशा अग्रसर रहती है कांग्रेस। रणनीति बन रहा है। चलिए, मैं फिर एक बार साधना जी से बात करता हूँ। हाँ, आखिर में क्या कहना चाहेंगी बिहार की महिला जनता के लिए? बिहार की महिला जनता के लिए मद्देनजर विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा, हम एक चीज़ कहेंगे कि देखिए, पिछली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब श्री राहुल गांधी जी थे, तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में एक मीटिंग रखी थी केवल महिलाओं के सम्मान के लिए, और उसमें उन्होंने यह कहा था कि कहीं भी हमारी पार्टी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जहां महिलाएं काम करती होंगी वहां हम उनके लिए करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा उस मंच से कि सरकार से मैं कह रहा हूं, मोदी जी से, कि इस महिला आरक्षण को भी प्रतिनिधित्व के लिए आप अपनी खाते में डाल लीजिए, नहीं तो कभी मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम यही करेंगे। क्यों नहीं आप सब कभी सरकार से ये बात पूछते हैं? सरकार की, भाजपा की महिलाओं को हमने देखा था अबीर लगाते हुए। आरक्षण जब पास हुआ था, भाजपा की तो मेजॉरिटी में सरकार है, क्यों नहीं वह राज्यसभा से पास होकर के बिल बन जाती है? क्या यह जरूरी नहीं है कि महिलाएं प्रतिनिधित्व करें? बिहार में भी नीतीश जी केवल 50% पंचायत में सरपंच और वो बनाने से नहीं होगा। वो तो आप देख ही रहे हैं कि बना दिया गया है पेपर पे, और आज भी पति काम करते हैं, मुखिया पति काम करते हैं, सरपंच पति काम करते हैं, वार्ड कमिश्नर के उनके पति काम करते हैं। आप सब देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा देख रहे हैं। महिलाएं सशक्त हों। महिलाएं सशक्त हों, लेकिन इसके लिए नीतीश जी को क्या करनी चाहिए थी? कहीं कहानी के अनुसार शुरू में आए थे 2007-8 में, कहे थे ना कि हर अनुमंडल में कॉलेज हम देंगे, दे दिए। कहाँ पढ़ने महिलाएं जाएंगी? आप अपनी बेटी को आरा भेज दीजिएगा इस माहौल में, आप अपनी बेटी को पटना भेज दीजिएगा बिहार के इस माहौल में। नहीं तो क्यों नहीं बनता है? बक्सर में कौन सा कॉलेज कंस्टिट्यूएंट है जहाँ बहुत सारी महिलाएं पढ़ सकती हैं? आप याद कीजिए 89 से पहले का दिन, 85 में जितने कॉलेज थे बिहार में, हमको जहाँ तक याद है, यदि मैं विस्मित न होती हूँ तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने कंस्टिट्यूट किया था। याद कीजिए, 40% पर किया था, 60% पर किया था, लेकिन यह स्थिति नहीं थी, कभी नहीं रही है। कांग्रेस के ज़माने में महाराज रोड टूटते थे तो लोग खड़े रहते थे अलकतरा लेकर के। क्या बात करते हैं, उस जमाने को आप भूल गए हैं। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे बिहार की जनता से? बिहार की जनता से मेरी एक ही अपील है, बिहार की जनता से मेरी एक ही अपील है कि आप अपने को पहचानें और अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए पुनः कांग्रेस का आपको अपना समर्थन दें। अच्छा, बक्सर की, स्थानीय स्तर पर बक्सर की हम बात करें। बक्सर में किसानों की समस्या को लेकर के क्या कहें? हाँ, बक्सर में किसानों की समस्या के लेकर हमको ये कहना है कि हमारे बक्सर जिला जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक नहरी क्षेत्र है और एक गंगा का कटाव का क्षेत्र है। गंगा के कटाव के क्षेत्रों में जितने सरकारी ट्यूबवेल हैं, 194 सरकारी ट्यूबवेल हैं हमारे बक्सर जिले में, और 194 सरकारी ट्यूबवेल में मात्र 70 ट्यूबवेल ठीक हैं। ये सरकार की कमजोरी है
किसानों की बात तो करती है, लेकिन पानी का साधन नहीं करती। मलई बराज की बात करें, मलई बराज तो आपके समय से लेकर हमने लाया, आज तक हमने लाया मलई बराज की व्यवस्था हमने दी, योजना हमने दी, लेकिन योजना हमने दी उस पर कार्य की लेकिन आज भी अपने जीर्णोद्धार के लिए मलई बराज रो रहा है, मलई बराज से जुड़े हुए किसान रो रहे हैं। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आखिर में बिहार की जनता के लिए क्या मद्देनजर बिहार विधानसभा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बावजूद उसके अभी का वर्तमान दौर जो है, पिछले 2-3 साल के दरमियान नोटबंदी से शुरू होकर के और इस कोरोना काल तक में, मानिए या चाहे नहीं मानिए, प्रत्येक घर का आर्थिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। बिल्कुल। और लगभग स्थिति आ गई है कि अब वेंटिलेटर की जरूरत है। आदरणीय राहुल जी ने बहुत स्पष्ट एक बात कही थी, लोकसभा चुनाव के समय ही कही थी कि न्याय करके एक स्कीम जब तक लागू नहीं किया जाएगा, इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी जरूरत इस समय बिहार में है कि गरीब तबका और मिडिल क्लास तबके का आर्थिक स्वास्थ्य सुदृढ़ हो। उसके लिए औद्योगिकीकरण, किसान के जो कार्यक्रम है, जो कृषि का कार्य है, उसमें पारंपरिक कृषि की व्यवस्था से अलग हटते हुए नए तौर तरीके अपनाने और उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रोत्साहित सिर्फ ये नहीं कि अखबार में बड़का सा फोटो छप गया, एक तरफ कृषि मंत्री, एक तरफ नीतीश कुमार, और लंबी लंबी चीजें चली आई, आपने 6 रुपया किलो में उस अखबार को रद्दी में बेच दिया। वो प्रोत्साहन नहीं चाहिए। प्रोत्साहन चाहिए जो किसान के दरवाजे तक पहुंच जाए। एग्रीकल्चर को हम अपनी अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाले हैं। न्याय व्यवस्था का मॉडल बिहार में लागू होगा। बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करेंगे। सबसे पहला हमारा जो मसला होगा वो बिहार के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का होगा, और वो मजबूत करने के लिए औद्योगिकीकरण और कृषि को गैर पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। और आखिर में बजरंगी मिश्रा जी कहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मेरा सबसे पहले यही है आप लोग के माध्यम से कि बिहार में जो चुनाव होगा, महागठबंधन का निश्चित ही जीत होगा। और ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जितने भी विपक्षी लोग हैं जो आज सत्ता में सत्तासीन हैं, निश्चित इन लोग का इस बार विदाई यहाँ से होगा। चलिए फिर मिलते हैं बात विवाद के मंच पर। आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग बात विवाद के मंच पर आए। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक बात विवाद देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।